वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 2 और इस कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पाठ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ लाख की चूड़ियाँ में लेखक ने औद्योगिक विकास के कारण गांव के कुटीर उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित किया है। साथ ही यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सुंदर सहज संबंधों में बिखराव तथा सांस्कृतिक विरासत के हार्च के आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़िया का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदुले यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसा से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए इसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती, वो अंदर ही अंदर कुछ जल उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु सब बातों के अतिरिक्त जिस
कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाह की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिल्ली के हाथ में मैंने लाह की चूड़ियां देखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। ये बात यह हुई कि मैं बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान होया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है। लल्ला कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दामा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रजू, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाह की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने
जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 3, आदमी और खच्चर। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि मार्ग में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी एक ऐसी ही यात्रा का वर्णन किया है जिसमें अनुमान के विपरीत मौसम में अप्रत्याशित रूप से बदलाव आ जाता है और जिसके कारण पूरे दल को एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ता है जहां चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती हैं, धूप नहीं मिलती, आग का प्रबंध नहीं हो पाता है तथा खाद्य पदार्थों के समाप्त होने का संकट सबके मन में तरह तरह की आशंकाओं को जन्म देती हैं। लाहौल घाटी की दुर्घटना अप्रत्याशित या मौसम के अनुमान की रिपोर्ट के विरुद्ध भयंकर हिमपात घाटी के ऊपरी भाग में हो गया और हम लोग फंस गए। उस प्रदेश के लिए मनाली में 24 घंटे में होने वाले मौसम की सूचना ब्रॉडकास्ट की जाती है। मनाली समुद्र तल से 5-6 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। हमें विश्लेषण के लिए 12,000 फुट की ऊंचाई पर नमूने लेने थे। चट्टानें फोड़कर हमारा कूच का पड़ाव 10,000 फुट पर था। लक्ष्य तक रास्ता 5 मील से अधिक न था। सदा बर्फ से ढकी रहने वाली 14,000 फुट ऊंची एक धार को ही लांघना था। धार को लांघने के लिए केवल एक दर्रा है, वह भी 13,000 फुट पर। दर्रे के उस ओर 1,000 फुट नीचे एक बहुत ही छोटा सा मैदान है। वहाँ आयुध महत्व के एक पदार्थ के अनुमान में बर्मा चलाने का विचार था कि धार के मैदान में 7-8 दिन से अधिक नहीं ठहरना पड़ेगा। कुछ पड़ाव के लोगों ने सलाह दी कि खच्चरों के लिए ऊपर घास दाना ले जाना बेकार है, वहाँ इस मौसम में बहुत पौष्टिक घास मिलेगी। जरूरी समझे तो बहुत दाना उनके लिए ले जाइए। विकट चढ़ाइयों पर बोझा ढोने से बचने का प्रलोभन भी रहता ही है। नए स्थान पर सूर्यास्त से जितना पूर्व पहुंचा जा सके अच्छा रहता है। सूर्य का प्रकाश रहते स्थान को समझने और अनुकूल बना लेने में सुविधा रहती है। ग्रुप लीडर ने तड़के कुछ अंधेरा रहते नाश्ता दिलवा दी। यंत्र, राशन और तंबू 6 खच्चरों पर लदवा दिए और हम 10 शेरपाओं को साथ ले पाँव फटते चल पड़े। खच्चरों के लिए दाना 9-10 बजे तक मिलना था। शेरपाओं का मुखिया अपने शेष 9 आदमियों और 6 खच्चरों के साथ पीछे रह गया। उसने तय किया कि वह दाना मिल जाने पर बड़ी मशीन के लिए ईंधन लेकर हमारे पीछे आ जाएगा। हमने धार का संकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया। मौसम फोरकास्ट ने उत्तर पश्चिम में आकाश साफ रहने का आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों को भी 2-3 सप्ताह तक बर्फ पानी की आशंका नहीं थी, परंतु हम दर्रे से मैदान में उतर ही पाए थे कि उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे। बादलों ने इतना ही अवसर दिया कि हम मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा ले। यदि हम खूंटे और तंबू खड़े करने में शेरपाओं का हाथ न बटाते तो तंबू भी न जम पाते। हमारे तंबू लग ही पाए थे कि भयंकर कड़क से ओले बरसने लगे। ओले इतनी तेजी से और इतने परिमाण में गिरे थे कि 10 मिनट में घनी ऊंची घास से ढका मैदानी चांदनी का विराट थाल सा बन गया। ओले धार की ढलानों और दर्रे में भी घिरे थे। हमें आशंका हुई कि ओले यदि धार के उस ओर न गिरे होंगे तो पीछे आते आते शेरपाओं और खच्चरों के लिए दर्रा लांघना और मैदान तक उतरना दुस्साध्य हो गया होगा। कुछ देर रुककर ओलों की उससे भी भारी बौछार संध्या तक आती रही। समझ लिया मेट शेष पार्टी को लेकर दर्रा तक आया भी होगा तो उसे लौट जाना पड़ा होगा। नीचे पड़ाव के लोगों की सूचना गलत नहीं थी। हमारे पहुंचने पर
मैदान में बढ़िया घास मौजूद थी, परंतु अब उसे ओलों की 7 इंच मोटी तह ने दबा लिया था। हम चिंतित थे, भूखे खच्चरों को क्या दे। सूर्यास्त के घंटे भर बाद हमने जमा हुआ पैराफिन जलाकर राशन गर्म किया और खाकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैलों में हो गए। भूखे खच्चरों अपनी तंबू में हिनहिना कर चारा मांग रहे थे। रात तंबू पर आहट से बर्फ गिरने का अनुमान होता रहा। सुबह उठकर देखा कि रात में काफ़ी बर्फ पड़ रही थी। मैदान में बल्लम गाड़ने पर 1.5 फुट तक बर्फ में धंस जाता था। मैदान के चारों ओर ढलानों पर भी काफ़ी बर्फ जम गई थी। धार के दर्रे में भी काफ़ी बर्फ भर गई। खच्चर अपनी तंबू में और अधिक हिनहिनाकर भूख और सर्दी की शिकायत कर रहे थे। उनके तंबू में कुछ गर्मी कर सकने के लिए तेल और स्टोव भी नहीं थे। वह सुविधा तो हमारे लिए भी नहीं थी। ईंधन बाद में आने वाला था। 12,000 फुट ऊंचे धरातल पर ईंधन के लायक झाड़ियाँ या वृक्ष तो होते नहीं। आकाश में अभी बर्फानी बादल अटे हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या आशा होती कि शेरपाओं का मुखिया दाना और ईंधन लेकर आ पाएगा। दोपहर से पहले ही फिर बर्फ गिरने लगी और कम ज़्यादा सांझ तक गिरती रही। हम समय काटने के लिए कुछ चट्टानों पर से बर्फ गिरा उन्हें खुरच कर देखते रहे, परंतु काम तो कुछ हो नहीं सकता। केवल सर्दी ही अनुभव कर रहे थे। खच्चरों की दयनीय अवस्था, उनकी चारा मांगती कातर दृष्टि अपना असमर्थ मन को और खीन कर रहा था। रात में और बर्फ पड़ी। दूसरे दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रही। मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई पर और दर्रे में अधिक बर्फ गिर रही थी। दर्रा चौड़े भाले की नोक की तरह ऊपर से खुला और नीचे तंग था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दर्रे के भीतर की ढलाने से कच्ची बर्फ के लौंदे फिसल कर दर्रे को भरते जा रहे थे। तीसरे दिन रजाई के थैले से निकलने को मन न चाहता था। उस ऊंचाई पर विरल वायु में मामूली हरकत से भी सांस फूलने लगती हैं। शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। तीसरी रात भी बर्फ पड़ी और सुबह भी बादल बने रहे। सर्दी का क्या कहना, थर्मामीटर 0 से कई अंश नीचे था। पूरे कपड़े पहने, रजाई के थैलों से लिपट कुछ पढ़कर समय बिताने का यत्न किया, परंतु नाक बहती जा रही थी। सर्दी से कनपटियों में दर्द जान पड़ रहा था। खच्चरों की हिनहिनाहट सुनाई नहीं पड़ रही थी। उनकी गर्दनें लटक गई थी। अधिक सर्दी में शारीरिक शक्ति के लिए अधिक खुराक और कैलोरी चाहिए होती हैं। बेचारे खच्चर कड़े परिश्रम के बाद से बिल्कुल निराहार थे। इस समय खच्चरों के तंबू में विचित्र समाचार मिला कि एक खच्चर भूख से व्याकुल होकर दूसरे खच्चर को काटने के लिए झपट रहा था और उसने अपने समीप के खच्चर का कान तोड़कर खा लिया था। हमारी अपेक्षा खच्चरों की जान बहुमूल्य थी और हम सबके 8 दिन के राशन से एक खच्चर का पेट एक बार भी न भरता। 5वीं रात बर्फ नहीं पड़ी, परंतु अगले दिन भी घने बादल रहने के कारण बर्फ गिरने की संभावना बनी हुई थी। नाश्ते के समय हम लोग विचार कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में प्राण रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। खच्चरों के तंबू के एक शेरपा ने आकर परेशानी प्रकट की। कनकट्टा खच्चर लड़खड़ा कर गिर पड़ा है। खच्चर अभी जिंदा है और उसका कान खा जाने वाला खच्चर उसे खाने के लिए लपक रहे हैं। उसे रोकते हैं तो वह हमें काटता है। सब लोग विस्मय से देखने के लिए गए। शेरपा की बात ठीक थी। मांसाहारी बन जाने वाले खच्चर गिर जाने वाले खच्चर को खाने का यत्न कर रहा था। सोचा, जो खच्चर गिर पड़ा है उसे तो बचाया नहीं जा सकता। यदि दूसरा उसे अपना पेट भर सकता है तो भर ले। ग्रुप लीडर ने खच्चर के मांसाहारी बन जाने के प्रसंग पर विद्रूप करके कहा, कहीं हम लोगों को भी ऐसी अवस्था न हो जाए। साधारण नियम से हम लोग के पास आवश्यकता से दूना राशन रहता है। हमारा राशन स्टॉक 16 दिन चल सकता था। ग्रुप लीडर ने आदेश दिया कि राशन इस तरह खर्च किया जाए कि कम से कम 4 दिन और चल सके। पैराफिन भी कम जलाया जाए। सांझ को चाय बंद कर दी जाए, इस ख्याल से कि हमें कम खाने का ध्यान रखना है। सर्दी और निर्बलता अधिक अनुभव होने लगी। 6ठे दिन धूप निकल आई, परंतु बर्फ भर जाने के कारण अलंग हो चुका था। एक दिन बाद एक और खच्चर भूख से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर अब तक पहले खच्चर को समाप्त कर चुका था। वह मांसाहारी पशुओं को शेर चीतों की तरह खच्चर के शरीर के पंजर को तोड़ नहीं सकता था। ऊपर से जितना मांस खा सकता था खा गया था। उसके लिए और आहार
हो गया। 8वें दिन शेष खच्चर गिरने लगे। मांसाहार अपना लेने वाला खच्चर उनसे निर्वाह करता रहा। खच्चरों के शरीर भूख से सूख गए थे। उनमें मांस ही कितना था। 6 दिन अच्छी धूप लग जाने से ढालों पर जगह जगह बर्फ पिघल गई थी, परंतु दर्रा अलंग ही था और मैदान पर भी बर्फ की 4 इंच गहरी तह मौजूद थी। दर्रे के दाहिने कुछ अंतर पर स्थान शेष धार से नीचा था। हम लोग दूरबीनें लेकर उस स्थान के विषय में विचार कर रहे थे कि इस बर्फ की थाली में जम जाने की अपेक्षा मुक्ति के प्रयत्न में मरना ही बेहतर होगा। गत संध्या ओले का बादल फिर दिखाई दिया था। गनमित की तेज हवा ने उसे उड़ा दिया, परंतु ऐसा बादल किसी समय भी बरस सकता था। मौसम के विचार से ऐसी आशंका प्रतिदिन बढ़ रही थी। उससे पहले 1 वर्ष पूर्व हम 17,000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ चुके थे। धार 14,000 फुट की थी। वह दुर्लभ हो गई थी। बर्फ ताजी कच्ची होने से ऐसे स्थानों पर खच्चर या दूसरा पशु नहीं चढ़ सकता था। वहाँ गति संभव है तो केवल मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं लेता, उसका सामर्थ्य सोचने और समझने में भी होती है। हम लोगों ने ग्रुप लीडर के सामने प्रस्ताव रखा। संभव है कुछ पड़ाव में लोगों ने हमें समाप्त मानकर हमारी खोज व्यर्थ समझ ली हो। यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मर जाने से बेहतर है कि हम लोगों में से 2 आदमी दर्रे के समीप नीचे स्थान से धार लांघने का यत्न करें और उस ओर समाचार दे। वह स्थान 3.25 मील से दूर न होगा। यदि हम लोग 3 घंटों में धार के उस पार न हो सके तो लौट आएंगे। ग्रुप लीडर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह इतने यत्न से सधाए हुए और विशेषज्ञ लोगों को यथासंभव जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। उसने हमें सुझाव दिया कि इस काम के लिए शेरपा लोगों ने मुंह मांगे इनाम का आश्वासन देकर उत्साहित किया जाए। शेरपा हमें साथ लिए बिना चलने को तैयार न थे। 11वें दिन नया संकट खड़ा हो गया। मांसाहारी मुर्दा खच्चरों को समाप्त कर चुका था। घास पर अभी 1.5 इंच कड़ी बर्फ की तह थी। मांसाहारी बन गया खच्चर भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर झपट रहा था। शेरपाओं ने कहा कि उसे गोली मार दी जाए, अन्यथा वो आदमियों को गिराकर खा जाएगा। ग्रुप लीडर ने खच्चर को गोली मारने की अनुमति न देकर आदेश दिया कि इसको चारों सुमों में बंधन डाल दिया जाए। यह लगातार खाता रहा है। अभी 3-4 दिन मरेगा नहीं। धूप रही तो इसे 2-3 बाद घास मिल जाएगी। 2-3 दिन बाद घास मिल जाएगी। उसने अपना अभिप्राय बताया। पीछे पड़ाव पर बड़ा मेट बहुत भरोसे लायक आदमी था। पीछे पड़ाव पर बड़ा मेट बहुत भरोसे लायक आदमी है। संभव है उसे ख्याल हो कि हमारे पास अभी 4 दिन का राशन है, इसलिए अपने आदमियों को कच्ची बर्फ में धंसाने का जोखिम टाल रहा हो। 4 दिन की धूप बहुत सहायक हो सकती है। वह उस दिन दोपहर के बाद तक न आया तो हम आगामी प्रातः भगवान भरोसे धार को लांघने का यत्न करेंगे ही, परंतु हो सकता है कि इसी बीच फिर मौसम धोखा दे जाए, हमें 2-3 या 4 दिन यहाँ रुकना पड़ जाए। उस समय यह खच्चर हमारा भोजन बनेगा। इसका मांस पकाने के लिए काफ़ी ईंधन की ज़रूरत होगी। इसके लिए पैराफिन बचाओ। डिब्बों में बंद गर्म राशन करने की ज़रूरत नहीं। राशन गर्म करने की ज़रूरत नहीं। केवल नाश्ते के समय 1-1 प्याला कॉफ़ी बनाई जाए। धूप 2 दिन खूब अच्छी पड़ी। मैदान में जगह जगह घास प्रकट हो गई। खच्चर को घास की ओर छोड़ दिया गया। वह लपक कर घास खा रहा था और हम टीनों में जमा राशन निगल कर झुरझुरी अनुभव कर रहे थे। प्रत्येक दिन पहाड़ हो रहा था। मन चाहता था कि धार को लांघने के प्रयत्न में ही प्राण चले जाएं और ऐसी यातना समाप्त हो। 16वें दिन हम लोगों ने 11 बजे ही धार की ओर दूरबीन लगा ली। दर्रा अभी अलंग था। हम लोग उसके समीप धार पर नीचे स्थान की ओर ही देख रहे थे। जब 3 भी बज गए तो ग्रुप लीडर ने निराशा से कह दिया कि उन लोगों ने अनुमान कर लिया है कि हम बर्फ में दब चुके हैं। वह कुछ मिनट दूरबीन से धार की ओर देखता रहा और फिर धार पर एक स्थान की ओर संकेत करते हुए बोला, लेकिन मेरा अनुरोध है कि 2 दिन और ठहरा जाए। उन लोगों की प्रतीक्षा में नहीं, केवल इसलिए कि 2 दिन की धूप से वहां से जाने में जोखिम कम हो जाएगी। हमारे लिए उस सर्दी और यातना में 2 दिन
बिताने की कल्पना असह्य थी। 2 साथी उतावले हो गए। हम यहाँ खाएंगे क्या? 2 दिन भूखे रहकर उस धार पर चढ़ सकने का सामर्थ्य रहेगा इस समय के लिए तो वह खच्चर है। ग्रुप लीडर ने उत्तर दिया। अब उसका क्षण आ गया है, चलो उसे समाप्त कर दे ताकि प्रकाश रहते उसे उधेड़ा जा सके। वह रिवॉल्वर लेने के लिए तंबू के भीतर गया और हमें धार की रीढ़ पर दर्रे के पास 2 शेरपा दिखाई दे गए और वह खच्चर बच गया।